नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में लगातार हम आपकी कमाई के बारे में बातचीत करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को लेकर हम आपको सलाह देते हैं। तो अगर इस शो में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको भी आपके पोर्टफोलियो पर गाइड करें, आपको सही सलाह दे, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर यह शो लाइव जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। रोजाना इस शो में आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं और आज स्मॉल कैप स्पेस की हम बात करेंगे, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि निवेशकों का फेवरेट तो ये बना ही हुआ है। लेकिन जहां तक फिलहाल इस स्पेस की बात है, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात है, तो वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़े से हिस्टोरिकली वैल्यूएशन एवरेजेस से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 30 to 50%। लेकिन अब यहाँ पर निवेशकों के लिए सवाल ये उठता है कि नया निवेश क्या इसमें करना चाहिए या थोड़े से पुल बैक का हमें इंतजार करना चाहिए। अगर वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा आगे लगातार चल रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे, जो कि फंडामेंटल्स के अगर आगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिप आएगा और आपके पोर्टफोलियो में आपको घाटा दिखाई देगा। तो किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, इस पर हम फोकस करेंगे। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड पर भी बात करेंगे। अजय खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं MOSL से, और साथ ही समीर शाह इन्वेस्टा से, जो आज आपकी सहायता करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी को समझने में। और मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड किस तरह से आपके घाटे को बचा रहा है और मुनाफे को बढ़ा रहा है, इस पर भी रणनीति जानेंगे। अजय और समीर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास शो में। अजय, शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहती हूँ। फिलहाल एक्सपेंसिव लेवल के इर्द गिर्द क्या हम स्मॉल कैप को समझ सकते हैं? स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए? पिछले एक साल में तो मेरे ख्याल से कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि थोड़े से वीक रिटर्न्स अगर हम लार्ज कैप के मुकाबले देखें। बट हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। अजय, कम से कम नंबर्स जो आते हैं मंथली इनफ्लोज के, वो तो लगातार हमें हाई ही दिखा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस के लेवल पर आप कैसे कहेंगे फिलहाल प्लेस्ड हैं स्मॉल कैप्स? थैंक यू। सो बिकॉज लास्ट एक साल में काफी सारे इवेंट्स हुए हैं और उस अनसर्टेनिटी के कारण थोड़ा सा अर्निंग्स जो है वो कट हुआ है। एंड सितंबर से मार्च तक अगर आप देखेंगे, जनरली 7-8% का अर्निंग कट हुआ था। एंड फ्रॉम देयर मार्केट ने एक्चुअली बेटर ही परफॉर्म किया है। हिस्टोरिकली अगर स्मॉल कैप को आप कंपेयर करेंगे, तो अब जो बैलेंस शीट्स का स्ट्रेंथ होता था, साइज ऑफ बिजनेस होता था, वो आज की डेट में काफी अलग है। सो अगर वो सब कंसिडर करेंगे, ग्रोथ रेट को अगर आप कंसिडर करेंगे, तो स्मॉल कैप एक्चुअली जैसे प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, तो उस सेंस में अगर स्मॉल कैप 18 to 20% अर्निंग ग्रोथ इंडेक्स का, एंड वो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ में अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से इन लाइन ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो में देखेंगे केवल, तो वहां पे ऐसा होता है कि देखिए, काफी सारी कंपनीज अगर लार्ज केपेक्स कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट आउटफ्लो होता है, उनका डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं। एंड स्पेशली जो अनसर्टेनिटीज इस साल रहे हैं, उसके कारण थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट डेफरमेंट भी हुआ है। तो वो सब कंसिडर करेंगे, आई थिंक फिर भी 3 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न अभी भी 20 to 25% CAGR है, विच इज प्रीटी हेल्दी। एंड इन्वेस्टर्स को अभी ये देखना है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज स्मॉल कैप्स ने लास्ट एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, जबकि उनके बिजनेसेस पहले से स्ट्रेंथन हुए हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम। चलिए, आपको लगता है कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। बट हैविंग सेड दैट, अब आगे का सिनारियो अजय अगर समझना हो मुझे आपसे, और थोड़ा सा कंपैरिजन करना हो, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप का यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा होता है अजय, और ऐसे में बतौर फंड मैनेजर आप भी समझेंगे कि आपके पास सिलेक्टेड चॉइस होती है। इनफैक्ट चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। अपनी रणनीति को बाकी जो सेम कैटेगरी के फंड्स हैं उनसे अलग बनाया जाए, उनसे बेहतर बनाया जाए। तो आपने किस तरह से इतने बड़े यूनिवर्स को प्ले किया हुआ है, कैसे बाकियों से आप अलग हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो यहाँ पे भी जैसे हम लोग, जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है QGLP, हम लोग फोकस करते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा होना चाहिए। स्मॉल कैप में स्पेशली क्या है, जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कंपनीज अच्छा कर रहे हैं, वहां पे ग्रोथ अगले 1-2 साल की विजिबिलिटी होती है कि वो उससे ज्यादा होती है, बिकॉज हायर PE जो होता है वो एक्चुअली ग्रोथ का पेस और लॉन्जिविटी दोनों को कैप्चर करता है। एंड फिर उसमें अगर आप वैल्यूएशन का आपका स्टार्टिंग लेवल ठीक है, तो देन आपका पोर्टफोलियो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है।
सो जहां तक हमारे पोर्टफोलियो की बात है, देखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हाई क्वालिटी लीडर्स हैं, एंड उसमें भी हमारा फोकस जो होता है, जहां हम लोगों से अलग हैं, वहां हम फोकस करते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पे आप चीजें इंप्रूव हो रही हैं। सो लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे, अगर जो भी इकोनॉमी में चेंजेस हुए हैं, टू व्हीलर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स ने अच्छा शुरू कर दिया है, कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए जिस कंपनीज ने अपना फैसिलिटी लगाया था वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो एक ही सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में आप देखेंगे ड्यूरेबल्स अच्छा नहीं कर रहे, अपैरल अच्छा कर रहे हैं। फाइनल थिंग्स होती हैं जो कि देखना पड़ता है कि कहाँ कंपनी का मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है, किस ज्योग्राफी में उनका ज्यादा एक्सपोजर है, वहां की इकोनॉमी कैसा कर रही है। सो जब वो सब कंसिडर करते हैं उसके बाद हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड जनरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क वेट्स के अकॉर्डिंगली भी ट्राई टू मेक श्योर कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर हो। ऑलराइट, थोड़ा सा समीर आपसे हम समझते हैं वैल्यूएशंस ग्राउंड को आप कैसे देखते हैं जहाँ तक स्मॉल कैप की बात है। क्या इस पॉइंट पर समीर किसी भी तरह से आप अपने एक्सपोजर को कम करने के बारे में सोचेंगे स्मॉल कैप के? कविता जी, थैंक यू सो मच, आपने आपके शो पे आमंत्रित किया। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप के वैल्यूएशन पे। सो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कविता जी, तो अगर हम निफ्टी 250 इंडेक्स को अगर हम बेंचमार्क करें, तो उसका जो निफ्टी 250 का जो पहला पहला स्टॉक है, वहां का वैल्यूएशन 51,000 करोड़ का है, और जो निफ्टी 250 का जो लास्ट स्टॉक आ रहा है उसका वैल्यूएशन करीबन 6,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। अब अगर आप देखें तो ये ज्यादातर स्मॉल कैप नहीं रहे, वो मिड कैप बन गए, मिड कैप की कैटेगरी वाले स्टॉक्स है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से देखे तो मेरा मानना ये है कि स्मॉल कैप ट्रूली स्मॉल कैप नहीं है। सो सजेशन ऑलवेज ये रहेगा कि अगर आप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का बेनिफिट ये रहता है, टिपिकली हमने देखा है स्मॉल कैप या मिड कैप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल का है तो यहाँ पे रिटर्न बनने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। और दूसरा, स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो उसकी कैटेगरी हाई रिस्क नेचर वाली है, यहाँ पे रिटर्न कभी भी कंसिस्टेंस ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव नहीं आएगा, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। मार्केट गिरा हुआ है तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में आपको थोड़ा, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा हिट लगेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो करेक्शन और साइडवेज फेज में आपको अक्यूमुलेशन का चांस मिलता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब मार्केट की ग्रोथ साइकिल वापस आ जाती है, ये सिचुएशन में आपका रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में ये अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकता है। चलिए, तो यहाँ पर पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे पोर्टफोलियो में। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप को आप कैसे रिव्यू करेंगे इनके पेयर्स के मुकाबले और रिटर्न के मामले के में भी? सो कविता जी, पहला पॉइंट आता है पीयर के मुकाबले। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का फंड 2023 में लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें तो जनवरी में 1400 करोड़ का एयूएम से अभी 5,000 करोड़, सम 5,200 करोड़ के करीब का एयूएम इकट्ठा हुआ है। स्मॉल कैप कैटेगरी में आमतौर पे ये बोला जाता है कि जब तक एयूएम छोटा रहता है वहां पे रिटर्न जनरेट करने का चांसेस ज्यादा रहता है। सो ये पॉजिटिव साइड है मोतीलाल ओसवाल के लिए कि 5,000 करोड़ का फंड है तो आराम से उन्होंने जो भी पॉलिसी, जो भी डिसिप्लिन डिसाइड की है या जो भी फिलोसॉफी डिसाइड करी है, वो हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के पॉइंट को अगर हम कवर करते हैं तो एज कंपेयर टू पीयर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.62% है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, विच इज वेरी मॉडरेट, और ये कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तीसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें तो पोर्टफोलियो चर्न की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो चर्निंग मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का फिलोसॉफी है QGLP, जहां पे क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड प्राइस को ध्यान में रखते इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो ये सिचुएशन में ध्यान में रखते अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो का चर्न बहुत कम है, 57% ही है। तो यहाँ पे जो बाय राइट सेट टाइट वाली जो पॉलिसी है काफी हद तक अडॉप्ट की हुई दिखती है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से। एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, वो है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट काफी डिसिप्लिन है। हालांकि स्मॉल कैप फंड को लॉन्च हुए अभी
1.5 साल ही हुआ है, बट व्हाट आई कैन सी इज अभी जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई है पिछले 1.5 साल में, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने में गिरावट के टाइम पे अच्छा होल्ड किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं सामने आता हुआ दिखता है। सो हमारी ओर से ये फंड को बाई का रेटिंग मिलता है। बट जब बाई करते हो तो दो तीन चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, ये अग्रेसिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अग्रेसिव कैटेगरी क्या है, तभी उतना ही एक्सपोजर लेना चाहिए। आमतौर पे अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% ही एक्सपोजर ले। दूसरा पॉइंट जो मैंने ये पोर्टफोलियो ये स्कीम लॉन्च हुए अभी सिर्फ 2023 में हुआ है, तो बहुत लिमिटेड टाइम रहा है जहां पे बहुत सारी स्टडी हम नहीं कर पाते। 1.5 साल का रिटर्न के एस्पेक्ट से अच्छा रिटर्न मिला है, बट सिर्फ रिटर्न को क्राइटेरिया नहीं करते हुए थोड़ा टाइम देने पर अच्छा आपको और डिटेल पता चल सकता है। ये एक चीज है। और लास्ट है इनका क्यूजीएलपी पॉलिसी, क्यूजीएलपी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का फ्रेमवर्क रखा है, उसको चलते हुए 57% जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है, यहाँ पे एक ये थोड़ा हाई लगता है, बिकॉज क्यूजीएलपी के हिसाब से बाय राइट सिट राइट के हिसाब से 57% थोड़ा मार्जिनली हाई लगता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। बट ओवरऑल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट में, स्ट्रॉन्ग रिसर्च है और कॉस्ट सफिशिएंट फ्रेमवर्क इन्होंने रखा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फ्रॉम आवर साइड आपको बाय करना चाहिए। ऑलराइट अजय, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एरियाज जहाँ पर आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाएंगे, वैल्यूएशंस जहाँ जहाँ आपको लगते हैं कि फंडामेंटल्स के आगे निकल चुके हैं इस पूरे स्पेस में, वो कौन कौन से एरियाज होंगे? देखिए बेसिकली अगेन सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है, बट जो कोर फिलॉसफी है वो यही है कि जहां पर अर्निंग्स अपग्रेड स्लो डाउन हो जाए या अर्निंग एक्चुअली कट आने लगे, आपको वहां पर कॉशियस रहना पड़ता है। क्योंकि आईपी स्टॉक्स में एक्चुअली वही रिस्क होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग यहाँ से और एक्सेलरेट होगा, बट अगर वो वहां प्लेटो हो जाता है या कट होने लगता है तो देन आपका पीई डी रेटिंग भी होता है, अर्निंग कट के कारण भी आपको स्टॉक में करेक्शन दिखता है। सो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर सेक्टर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जहां पे ऑर्डर बुक फ्लो थोड़ा स्लो हो गया है, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स थे जहां पे लास्ट 1-2 साल में बिकॉज गवर्नमेंट का केपेक्स बजट एलोकेशन कम हुआ है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक स्लो डाउन हो गया है। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि एक्चुअली ग्लोबल इतना इशू रहा है, सप्लाई चेन के इशू रहे हैं, इसीलिए वहां पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है सप्लाई चेन की। केमिकल्स हो गया फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिकली वी आर सीइंग कि बिल्डिंग मटेरियल में अभी भी काफी पेन है। सो देयर आर दी सम ऑफ दी सेक्टर्स जो कि एक्चुअली गुड सेक्टर्स जिन्होंने पास्ट में इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिटर्न जनरेट किया है, एंड ये सेक्टर्स जो हैं ये दीज आर गुड सेक्टर्स बिकॉज आरओसी प्रोफाइल ऑफ इन दीज सेक्टर्स इज नॉट द 15%, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्दी है। So I think these are some of the sectors where we are careful, and जहाँ पे कुछ sectors हैं जहाँ turn around हो रहे हैं, for example सर IT services, financials, वहाँ पर we are जहाँ पे हम थोड़ा bullish भी हैं अभी। ऑलराइट, चलिए ये वो तमाम सेक्टर्स जहाँ पर आप थोड़े से बुलिश हैं और थोड़े से कॉशियस भी हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को लेकर अब निवेशकों को क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? अजय, आप किस तरह से उन्हें तैयार कर पाएंगे? आप रिटर्न्स की बात नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न की अगर मैं बात करूँ और जिस भी तरह के समीकरण हमें देखने को मिल रहे हैं, कितना अपने आप को मेंटली तैयार करें कि पिछले कुछ सालों में जो आपने शायद रिटर्न्स देखे हैं उतना आप नहीं कमा पाएँ, लेकिन थोड़ा सा आपको तैयारी रहनी चाहिए अगर पोर्टफोलियो पे किसी भी तरह का हिट देखने को मिले तो? जी, बाय एंड लार्ज अर्निंग रिटर्न ही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर सेक्टर्स जैसा मैंने बताया कुछ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल कमोडिटी सेक्टर्स हैं जो कि लो पी से स्टार्ट करते हैं और वहां पर अगर अर्निंग अपग्रेड आता है तो पी री रेटिंग का भी फायदा होता है। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आज इंडिया में जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ आप प्लस उसके अलावा आप एडिशन कर लीजिए, नॉमिनल जीडीपी अगर ले लेते हैं, प्लस अगर इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ रेट इंप्रूव हो रहा है, उसमें से कुछ कंपनीज थोड़ा बेटर कर रहे हैं,
तो आप मान के चल सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स का अर्निंग 18 to 19% है फॉर एग्जांपल। अगर ये कंटिन्यू करता है अगले 5 से 10 साल, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 5 से 10 साल में उतना रिटर्न मिलेगा। लास्ट 3 इयर्स बिकॉज अर्निंग ग्रोथ ज्यादा था इंडेक्स का, स्मॉल कैप इंडेक्स का, इसीलिए वो अर्निंग भी ज्यादा था, रिटर्न भी ज्यादा था। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इकोनॉमी हेल्दी है, बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं, एंड अगर हम लोग डिलीवर कर पाते हैं इंडेक्स लेवल 18 to 20% returns earnings, so I think that is what over period this will be reflected. और राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपने समय निकाला और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड पर बात की और साथ ही इस सेक्टर से जुड़े, इस कैटेगरी से जुड़े जितने भी जोखिम है वो आज दर्शकों को आपने समझाए। धन्यवाद आपका। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार समीर शाह हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं तो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वहाँ अपने सवाल आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाहत है। ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपके सवालों के जवाब देते हैं। समीर वेलकम बैक। और मलय पाल का सवाल लेंगे पहले। समीर 37 साल की इनकी उम्र है और पोर्टफोलियो वैल्यू 18 लाख बता रहे हैं। एसआईपी कर रहे हैं कुछ फंड्स में। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है 1000 रुपये की एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 7000 रुपये। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8000 रुपये। बंधन का स्मॉल कैप है इनके पास, इसमें 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। और कोटक के मल्टी कैप में 5000 रुपये, एसबीआई के कॉन्ट्रा में 4000 रुपये और मिरो एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 2500 रुपये। 37,500 रुपये की इनकी टोटल एसआईपी चल रही है। 15 साल में कितना कॉर्पस होगा? फंड सिलेक्शन कैसा है? क्या कोई चेंजेस इन्हें करने चाहिए? ये सवाल है। तो कविता जी, मलय जी का हमने पोर्टफोलियो, पहले हम मलय जी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। मलय जी, आपके पोर्टफोलियो में दो चीजें बहुत अच्छी है। एक, आपने अपने पोर्टफोलियो को अक्रॉस सेक्टर डाइवर्सिफाइड किया। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सारी अच्छे स्कीम सेलेक्ट किए हैं। सो हाल फिलहाल स्कीम को रिलेटेड हमारा कोई भी बदलाव का सुझाव नहीं है। हाँ, बट एक चीज हम यहाँ पे जरूर आपको हाईलाइट करना चाहेंगे कि आपके पास जो डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड है वहां पे एसआईपी का एलोकेशन कम है। सो सुझाव ये रहेगा, जैसे जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में प्रोग्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको लार्ज कैप की तरफ अपनी एसआईपी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप से धीरे धीरे कम करना चाहिए। सो ये सुझाव था आपके पोर्टफोलियो को लेके। अब आते हैं आपके जो आपका क्वेश्चन था कि 15 साल में आपका कितना कॉर्पस होगा। अगर आप अपनी 37,500 की एसआईपी और आपका जो करंट एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो है 18 लाख, ये अगर अगले 15 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पे अगर हम 12% का एवरेज सीएजीआर रिटर्न कंसीडर करते हैं तो करीबन 2,95,00,000 आप इकट्ठा कर पाएंगे अगले 15 साल में। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी मलय भाई। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा अपने निवेश को लेकर आप अगर बढ़ा पाएँ तो अच्छा होगा और डिसिप्लिन के साथ निवेश करते रहना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आत्मजीत सिंह का हम लेंगे। समीर 49 साल की इनकी उम्र है, 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू 12 लाख है। 1 CR इनको इकट्ठा करने हैं। 10,000 की SIP ईच चल रही है। कोटक का लार्ज एंड मिड कैप है, HDFC का मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, DSP का स्मॉल कैप है। फंड्स अच्छे हैं या नहीं, और साथ ही 10 साल में कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे इस राशि से? तो आत्मजीत जी, पहला आपकी बात आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। 40,000 की आपकी जो एसआईपी है और अभी आपका एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 12 लाख का है। अगर ये 12% का एवरेज रिटर्न अगले 10 साल तक जनरेट करता है तो करीबन 1,32,00,000 रुपए तक का फंड आप इकट्ठा कर पाएंगे।
सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पे आपने जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, अगर आपने ये प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रखा है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ अपने गोल के लिए ऐड कर लेनी चाहिए। एक है टैक्सेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। अगर ये 2 चीज़ करते हैं आपको टारगेट सेटिंग के टाइम पे कंसीडर करनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है, तो सुझाव ये रहेगा कि अगर आप अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हैं, तो करीबन 10 साल में आप 1 करोड़ 75 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएँगे और ये आपको हेल्प करेगा जो आपने अगर कंसीडर नहीं किया टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, तो इसको वो इफेक्ट को नलिफाई करने में हेल्प करेगा। अब आता है आपके पोर्टफोलियो में। आपका पोर्टफोलियो में आपने जो चारों स्कीम वो पर्टिकुलर सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम ली है। बट एक सुझाव ये रहेगा कि डेडिकेटेड आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल की तरफ प्रोग्रेस करें, तो स्मॉल कैप से अपना एक्सपोज़र, स्मॉल और मिड कैप से एक्सपोज़र कम करते हुए उसको एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड की तरफ ट्रांसफर करें। सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। देखिए 49 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का अगर लक्ष्य है, थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कई बार हमें लगता है कि पर्याप्त होगी राशि, जैसे कि 1 CR का आपका गोल है, स्टेप अप आपको करना है, और बाकी अगर रिटायरमेंट के लिहाज से ये पोर्टफोलियो की ज़रूरत है जहाँ पे आपको हर महीने पैसे निकालने हैं, तो थोड़ा सा रिवर्क करने की ज़रूरत होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपको समझ में आ गई हो और इसके मुताबिक आप जो है बदलाव भी करें। समीर, आगे बढ़ते हैं। कपिल कुमार का सवाल लेते हैं। क्वांट का स्मॉल कैप 5000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड इसमें इन्होंने डाल रखे हैं 20,000, SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड 20,000, टारगेट इज 1.5 CR इन 20 ईयर्स। तो अब बताइए, लमसम भी इन्वेस्टमेंट है और SIP भी कर रहे हैं, ये रणनीति कैसी ठीक होगी इनकी? आमतौर पे कविता जी, एसआईपी के साथ साथ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट वही फंड में करते हैं, तो आपका रिटर्न का पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब कपिल जी की बात करते हैं, इन्होंने 2 सेक्टोरियल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। आमतौर पे हमारा सुझाव ये रहता है, जब हम सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आप वो पर्टिकुलर सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर करते हो और आपके पास वो पर्टिकुलर सेक्टर के रिलेटेड काफी अच्छा नॉलेज हो। अगर ये 2 चीज मैच नहीं करती है, तो सुझाव ये रहता है कि ये ओनर्स अपने पे ना लेते हुए हमें फंड मैनेजर पे देना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा फंड एक एक्सपर्ट मैनेज करता है और वो लोग मार्केट को बहुत क्लोजली, सारे सेक्टर को बहुत क्लोजली मैनेज करते हैं। जहां उनको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, नेचुरली आप देखोगे उनके पोर्टफोलियो में वो सेक्टर की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हमारा सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर हम पिछले 1 साल के भी रिटर्न देखें, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करने वाले सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड ही रहे। तो सुझाव ये रहता है आमतौर पे, रादर देन इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरियल फंड, हम वो पैसा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डाले, तो उसमें रिटर्न ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इनके गोल की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने लिए 20 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। अगर करंट एसआईपी जो 11,000 की चल रही है और जो उन्होंने 40,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, अगले 20 साल में अगर ये पूरा इन्वेस्टमेंट 12% का एनुअल CAGR रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब जो ये गैप आ रहा है, ये उनके गोल वर्सेस एक्यूमुलेशन में थोड़ा गैप आ रहा है। ये गैप ब्रिज करने के लिए हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अगर अपनी एसआईपी हर साल 6% से बढ़ाते हैं, तो आपने अपने लिए जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। एक और सजेशन था आपके पोर्टफोलियो को लेके कपिल जी, आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो अच्छी बात यह है कि आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 फंड में रखा है, बट यहाँ पे सुझाव ये रहेगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड जरूर रखें। इससे आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी। और जैसे हमने आपके क्वेश्चन की शुरुआत में एक डिस्कशन कर लिया कि आपके पास 2 सेक्टोरियल फंड है, सुझाव ये रहेगा कि आप एक ही सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करें और बाकी 20,000 रुपीज जो आपके पास सेक्टोरियल फंड वाला है, वो आप चाहे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल लेने का शायद समय है हमारे पास, और विवेक सिंह का मैं सवाल लूंगी। कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50,
इनके पास निवेशित है और SIP चल रही है 17,200। रिव्यू करने के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 2 CR का इनका लक्ष्य है, स्टेप अप करेंगे 7% से सालाना। तो विवेक जी, एक चीज आपके जो आपने समझदारी से एक पॉइंट करा है कि आप अपनी SIP हर साल 7% से बढ़ाएंगे। ये काफी कम निवेशक होते हैं जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद जरूर कहना चाहूंगा। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो, आपकी गोल पे। आपने अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है 20 साल के लिए। आज आप अभी 17,200 रुपए की SIP हर महीना कर रहे हैं और आप हर साल अगर 7% से अपनी SIP अमाउंट बढ़ाते हैं तो अगले 20 साल में करीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का आप AUM इकट्ठा कर पाएंगे। सो आपने जो गोल रखा है उससे थोड़ा ज्यादा ही इकट्ठा होगा। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा है। सुझाव ये रहेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 से 5 साल 7 साल बाद आप अपने जैसे आपका ग्रोथ का एक्सेलरेशन फास्ट हो जाएगा, वहां पे मार्केट वॉलेटिलिटी को नलिफाई करने के लिए सुझाव ये रहेगा कि आप अपने स्मॉल कैप में से एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा कम करके डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इससे आपकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी और ये आपका जो मार्केट वॉलेटाइल वाला फेज होता है, जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है, वो फेज में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। सो सुझाव यही रहेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल कैप में से एक्सपोजर कम करें और एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर से ऐड करें। और राइट, चलिए इसी के साथ समय समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद समीर। दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की, और दर्शकों से भी यही कहेंगे, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आज का भी शो देख सकते हैं लाइव यूट्यूब पर, और साथ ही पुराने शोज़ भी आप हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाइएगा, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पुराने शोज़ भी दिख जाएंगे। कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं अगर यूट्यूब के जरिए पहुँचना चाहते हैं तो। नमस्कार।